वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम भ्रूण का विकास या भ्रूण का परिवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे एम्ब्रियोजेनेसिस या डेवलपमेंट एम्ब्रियो भी कह सकते हैं या बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले अपन एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण का परिवर्धन, यानी पिछले वाले जो वीडियो में आपने अगर देखा है, पढ़ा है, तो अंडकोशिका है। अंडकोशिका से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। तो अंडकोशिका से सबसे पहले अपन जब निषेचन होता है तो क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज। तो युग्मनज से परिपक्व भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। या एक शब्द आता है, हिंदी में बोलते हैं उसको भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होता है भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस? यानी अपन कहेंगे कि जब युग्मनज से परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट अपन कहेंगे तो भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। अब भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? भ्रूण का विकास या भ्रूण का परिवर्तन कहते हैं। अब देखो, आवर्तबीजी पादप होते हैं। आवर्तबीजी पादपों में द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप, यानी द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप, यानी आवर्तबीजी में ये दोनों होते हैं। तो आवर्तबीजियों के द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन जो होता है उसमें अंतर पाया जाता है। यानी द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का जो विकास है और एक बीजपत्री पादप में भ्रूण का जो विकास है उनमें अंतर पाया जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम भ्रूण के विकास में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास। तो हमारा हेडिंग रहेगा, ये एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन। तो दो हेडिंग लगाते हैं। आज का हमारा पॉइंट रहेगा द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण परिवर्धन। भ्रूण परिवर्तन, द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण परिवर्तन। अब देखो, जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो भ्रूण का परिवर्तन है वो किससे हो रहा है? अभी मैंने परिभाषा में बताया था, भ्रूण का परिवर्तन है विकास किससे होता है? युग्मनज से। तो अपन कह सकते हैं कि भ्रूण परिवर्तन में जो प्रारंभिक कोशिका होती है वो क्या होती है? युग्मनज। तो देखो, अपन एक यहाँ पहले एक डायग्राम बनाएंगे द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण परिवर्तन का। उस डायग्राम के माध्यम से अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है। अब देखो, ये भ्रूण का जो परिवर्तन, एक पादप है आपका, उसका नाम है केपसेला बर्सा पेस्टोरिस। केपसेला बर्सा पेस्टोरिस ये पादप है। इस केपसेला बर्सा पेस्टोरिस पादप में भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन किया गया था। यानी केपसेला
वर्षा पेस्टोरिस नामक पादप में भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन किया गया। किसका? भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन किया गया। और ये अध्ययन सबसे पहले किसने किया? एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था हेन्स्टीन। 1840 यानी हेन्स्टीन नाम के वैज्ञानिक ने 1840 में सबसे पहले भ्रूणीय परिवर्तन का अध्ययन किया। किसमें किया? कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस नाम के पादप में किया। और ये पादप जो है, ये कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस, ये हमारा एक क्रूसीफेरी कुल का पादप होता है। यानी क्रूसीफेरी कुल का पादप है। कैसा पादप है? अपन पढ़ रहे द्विबीजपत्री, तो एक द्विबीजपत्री प्लांट होता है या पादप होता है। यानी अपन कहेंगे क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप, नाम था कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस, ये पादप का नाम है। इसमें सबसे पहले भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन किया गया। किसके द्वारा? हेन्स्टीन के द्वारा 1840 में। ठीक है, अब अपन डायग्राम बनाएंगे कि यहाँ जो अपन पढ़ेंगे भ्रूणीय परिवर्तन या भ्रूण, वो इसी पादप के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। किसमें? कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस में। तो देखो, सबसे पहले भ्रूण परिवर्तन की जो प्रारंभिक कोशिका होती है वो कौन होती है? युग्मनज। तो देखते हैं अपन, ये आपका युग्मनज है। यानी एक युग्मनज से किस प्रकार एक भ्रूण का निर्माण होता है, तो ये है हमारा युग्मनज। ठीक है, अब युग्मनज है, इस युग्मनज के अंदर क्या होगा? समसूत्री विभाजन हो गया, या समसूत्री विभाजन बोल देंगे प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और इससे युग्मनज से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिकाएं बन गई। यानी युग्मनज में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। ऐसे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो ऊपर आपकी ये ऊपर वाला शिरा है, इसे बोलते हैं निभागी शिरा, और नीचे वाले को बोलते हैं बीजांड द्वारे शिरा। जो निभागी शिरे की ओर होती है उसे बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका, और नीचे वाली कोशिका जो बनती है उसे बोलते हैं आधारीय कोशिका। आधारीय कोशिका। ठीक है, इस उपशिष्ट कोशिका को अपन भ्रूणीय कोशिका भी बोल देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो 2 कोशिकाएं बनी, इसमें शीर्षस्थ कोशिका है, उसके अंदर तो होता है, शीर्षस्थ कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, और आधारीय कोशिका है उसमें होते हैं आपके अनुदैर्घ्य विभाजन। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। शीर्षस्थ कोशिका के अंदर अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं, ऐसे में होते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। अब देखो, ये जो शीर्षस्थ कोशिका है उसमें अनुदैर्घ्य विभाजन होने से ये 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 तक कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। यानी अनुदैर्घ्य आपकी शीर्षस्थ कोशिका है, इसमें अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं, और आधारीय कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। ये आपकी निभागी सिरे की ओर की कोशिका होते हैं, और ये आपके बीजांड द्वारीय सिरे की तरफ की कोशिकाएं होती है। तो देखो, इनमें विभाजन करवाते हैं। इस प्रकार यानी शीर्षस्थ कोशिका है उसमें अनुदैर्घ्य विभाजन होने से ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ होने से फिर ये कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। फिर इनमें फिर क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं। अनुदैर्घ्य विभाजन होने से ऊपर की तरफ 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी शीर्षस्थ कोशिका में लगातार अनुदैर्घ्य विभाजन होने से 4 कोशिकाओं वाली एक संरचना का निर्माण होता है।
4 कोशिकाओं वाली एक संरचना का निर्माण होता है। नीचे की वाली यहाँ अनुप्रस्थ विभाजन होगा। ये जो 4 कोशिकाओं अपने को दिखाई अपने को 2 दे रही है, 4 कोशिकाओं का समूह है, इसको अपन बोल देते हैं चतुष्टांशक, या बोलते हैं क्वाड्रेंट, 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 क्वाड्रेंट। ठीक है, यानी 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है तो इसे बोल देते हैं क्वाड्रेंट। इसके अलावा ये जो नीचे आपकी आधारी कोशिकाएं से जो कोशिकाएं अनुपस्थ विभाजन से और बन रही है, इनको बोलते हैं निलंबक। यानी ये जो सेल्स बन रही है इनको बोल देते हैं सस्पेंसर या निलंबक, निलंबक, या बोलते हैं सस्पेंसर, निलंबक। और इन सस्पेंसर या निलंबक की कोशिकाएं कितनी हो सकती है? 7 से लेके और 10 तक सेल्स हो सकती है, कोशिकाएं हो सकती है। अब ये आपका जो ऊपरी भाग जो शीर्ष कोशिका में चतुष्टांश कोशिकाएं बनी, इनके अंदर फिर क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होने से यहाँ 8 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। 8 कोशिकाओं का समूह बन जाता है। आठ कोशिकाओं का समूह बन जाता है। 8 ये नीचे की तरफ आपका ये निलंबक जो किससे बन रही है? आधारी कोशिकाओं से। तो इस संरचना को अपन बोल दे जो 8 कोशिकाओं का समूह है, यहाँ 4 सेल हैं और ये 8 को इसे बोलते हैं अष्टांशक, ऑक्टेंट, ऑक्टेंट बोलते हैं इसे, ऑक्टेंट। या इसमें 8 कोशिकाएं होती है, 8 कोशिकाएं होते हैं। ये जो आपकी 8 कोशिकाओं का समूह है, इसके बाद में ये कोशिकाएं एक गोलाकार संरचना के रूप में बन जाती है। और इस तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो 8 कोशिकाएं हैं, इसके बाहर ये 8 कोशिकाएं क्या करेगी? परिणत विभाजन करेगी। परिणत विभाजन करने से इनके बाहर की ओर बाहरी 8 कोशिकाओं की परत बन जाएगी, उसे क्या बोलते हैं? डर्मेटोजन बोलते हैं। और अंदर की ओर आंतरिक 8 कोशिकाओं की परत बन जाती है। तो देखना, ये आपकी बाहर की ओर कोशिकाएं बनती है, इन कोशिकाओं को बोलते हैं डर्मेटोजन। डर्मेटोजन क्या करती है? डर्मेटोजन बाह्य जो त्वचाजन होता है, वो बाह्य परत की कोशिकाओं का निर्माण करती है। फिर इसके अंदर की ओर आंतरिक परत बनती है 8 कोशिकाओं की, उसे बोलते हैं पेरीबलेम, पेरीबलेम। क्या बोलते हैं? पेरीबलेम बोलते हैं। और ये क्या होता है? आपका वलकूटजन होता है, जो वलकूट की कोशिकाओं का निर्माण करता है। और बीच की 2 कोशिकाओं से बोलते हैं पलीरोम, रंभजन। ठीक है, ये गोलाकार संरचना बन गई तो इसे बोल देते अपन गोलाकार एम्ब्रियो या भ्रूण। गोलाकार भ्रूण, यानी पहले भ्रूण गोलाकार होता है, तो इस गोलाकार भ्रूण से आगे जो एम्ब्रियो बनेगा वो आपका कैसा होगा? देखना, ये फिर हृदयाकार हो जाएगा, हर टाइप का। तो देखो,
हृदयाकार हो जाएगा ये भ्रूण। ऐसा सा बनेगा। और नीचे आपकी क्या है, ये निलंबक की कोशिकाएं, निलंबक की कोशिकाएं हैं। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये आपके बन जाएंगे बीज पत्र, बीज पत्र बन जाएंगे। और क्या बनेगा आपका, यहाँ ये बीज पत्राधार, बीज पत्राधार। और ये वही सेल हैं जो बाहर वाली होती है आपकी, इसे बोलते हैं डर्मेटोजन। डर्मेटोजन के जो अंदर की होती हैं वो पेरिबेलम, जो त्वचा जन का कार्य करेगी। और जो अंदर बनती है उसे बोलते हैं प्लीरोम। ठीक है, यानी ये बाहर वाला तो है डर्मेटोजन, फिर अंदर वाली है वो है पेरिबेलम, और जो अंदर वाली है वो है आपकी प्लीरोम। ठीक है, और ये नीचे की तरफ आपका क्या है, निलंबक। और निलंबक की जो अंतिम कोशिका होती है वो फूल के मोटी हो जाती है, उसे बोलते हैं चुस्कांग, चुस्कांग, चुस्कांग। और इसके अलावा जो आपकी ये निलंबक की भ्रूणीय कोशिका की तरफ वाली सेल होती है, इसे बोलते हैं अधः स्थिपिका। अधः स्थिपिक सेल क्या बोलते हैं, अधः स्थिपिक सेल बोल देते हैं, या हाइपोफाइसिस। इसके बाद में ये जो आपका, इसको बोल देंगे, ये था गोलाकार भ्रूण, इसको बोल देते हैं हृदयाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण, यानी हृदय के आकार का हो जाता है ये भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण है। उसके बाद में फिर आपका जो एम्ब्रियो है वो कैसा बन जाएगा, एक बीजांड के अंदर बन जाएगा। देखो मैं बनाता हूँ बीजांड के अंदर, ये तो रहेगा हमारा भ्रूण कोश, ये अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण, इसके अंदर ये आपका एम्ब्रियो बन जाएगा। ऐसे से बनेगा। ये निलंबक, ये आपके बीज पत्र, दो बीज पत्र हैं। ऐसे सना बननी, इसे बोलेंगे अपन बीजांड वृंत। ये आपका बीजांड द्वार, ये है भ्रूण कोश, ये है भ्रूण, ये क्या है अध्यावरण, ये है निलंबक, ये दोनों क्या हैं बीज पत्र। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है मूलांकुर। ठीक है, ये निभाग। इस प्रकार ये द्विबीजपत्री पादों में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें अपन इसकी जो अपने ये तो संरचना हुई, इसका वर्णन कैसे करेंगे, तो वर्णन में क्या करेंगे अपन कि सबसे पहले द्विबीजपत्री पादों में युग्मनज से एक परिपक्व भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। युग्मनज एक द्विगुणित संरचना होती है जो नर युग्मक एवं मादा युग्मक संलयन से हमें प्राप्त होती है।
युग्मनज में समसूत्री विभाजन होने से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसमें शीर्षस्थ कोशिका जो निभाग की सिरे की होती है उसे शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं, जो बीजांड द्वारा सिरे की तरफ होती है उसे आधारी कोशिका कहते हैं। ऊपर शीर्षस्थ कोशिकाओं में अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं और आधारी कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। फिर शीर्षस्थ कोशिकाओं से पहले 4 कोशिकाओं का समूह है जिसे चतुष्टांग कहते हैं, और उसके बाद में 8 कोशिकाओं का एक समूह बनता है उसे अष्टांशक कोशिकाएं कहते हैं। इन अष्टांशक कोशिकाओं के चारों ओर परिणत विभाजन होने से कोशिकाओं का 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे डर्मेटोजन कहते हैं, और अंदर की ओर जब 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है उससे पेरिबेलियम कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद में जो अष्टांश कोशिकाओं से गोलाकार कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो इसे कोशिकाओं के समूह को गोलाकार भ्रूण कहते हैं। इस गोलाकार भ्रूण में फिर ये गोलाकार भ्रूण हृदयाकार भ्रूण में बदल जाता है, जिसमें नीचे की ओर आपकी निलंबक कोशिकाएं होती है जिसमें 7 से 8 कोशिकाएं पाई जाती है। निलंबक कोशिकाओं की लास्ट वाली अंतिम जो कोशिकाएं फूल के मोटी जाती है उसे चुस्कांग कहते हैं। निलंबक की भ्रूणीय कोशिकाओं के पास वाली कोशिकाओं से अध्याय स्तूपिका कहते हैं। इसके अलावा ड्रमेटोजन है, ड्रमेटोजन से बाह्य त्वचाजन का निर्माण होता है। पेरिबेलियम से त्वचाजन का निर्माण होता है। पलिरोम से रंभजन का निर्माण होता है। इससे फिर क्या होता है, आपका जो भ्रूण है, भ्रूण में 2 भाग पाए जाते हैं। एक होता है भ्रूणीय अक्ष, एक वाले बीज पत्र। ये 2 बीज पत्र हैं और ये आपका भ्रूणीय अक्ष होता है। भ्रूणीय अक्ष के जो ऊपर वाला भाग होता है उसे बीज पत्रोपरिक कहते हैं, और भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाले भाग है उसे बीज पत्राधार कहते हैं। जो बीज पत्रोपरिक है, बीज पत्रोपरिक से यानी बीज भ्रूण अक्ष के ऊपरी भाग को बीज पत्रोपरिक कहते हैं। बीज पत्रोपरिक से परांकुर का निर्माण होता है। परांकुर से प्ररोग का निर्माण होता है। इसी प्रकार भ्रूण अक्ष के नीचे वाले भाग को बीज पत्राधार कहते हैं। बीज पत्राधार से मूलांकुर का निर्माण होता है। मूलांकुर से मूल का निर्माण होता है। जो परांकुर है जिसे प्रौढ़ का निर्माण हुआ था, तो परांकुर के ऊपर एक आवरण पाया जाता है उसे परांकुर चोल कहते हैं, और मूलांकुर के ऊपर एक आवरण पाया जाता है उसे मूलांकुर चोल कहते हैं। यानी परांकुर के ऊपर पाए जाने वाले को परांकुर चोल और मूलांकुर के ऊपर पाए जाने वाले को मूलांकुर चोल कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन है वो कंप्लीट होता है। यानी लैंग्वेज जैसे मैंने अभी इन सभी डायग्राम के माध्यम से बोल के बताइए, वैसे आपको इसमें वर्णन के रूप में लिखना है। धन्यवाद। आज इतना ही करेंगे और अपन आगे का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।